Today we are going to start the chapter Fiber to Fabric. The basic necessities of life. There are three basic necessities, that is food, clothes and shelter. So today we are going to study about clothes. Clothes. Where do we get clothes from? We get clothes from fibers. Fibers we get from different types. या फिर फाइबर्स हमें कई तरह से मिलता है. कुछ फाइबर्स जो है नेचर में अपने आप हमें मिलता है, या कुछ फाइबर्स को हम बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड मैन मेड और सिंथेटिक फाइबर. तो फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप, नेचुरल फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर. So today we are not going to study about synthetic fiber, that is nylon, rayon. These are synthetic fiber or man-made fiber. Today we are going to study about the natural fibers, that we get from plants or animals. For example, cotton, flax, jute, silk and wool. These are called natural fibers. Among these, some fibers we get from plants and some fiber we get from animals. So we are going to deal with the fibers that we get from animals, that is silk and wool. Silk is a very attractive fiber. सिल्क, आप लोगों ने देखा होगा अपने पेरेंट्स को सिल्क की साड़ी पहनते हुए, या सिल्क का कुर्ता. सिल्क से बना हुआ कपड़ा जो हम पहनते हैं, या अपने पेरेंट्स या कोई भी अपना रिलेटिव जब पहनता है तो देखने में बहुत अच्छा लगता है. इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, इट इज़ वेरी शाइनी. सो सिल्क आर वेरी स्ट्रॉन्ग नेचुरल फाइबर एंड इट इज़ लस्ट्रस, यानी कि इट इज़ वेरी शाइनी. सो वेयर डू वी गेट सिल्क फ्रॉम? We get silk from silk moth. Silk moth is a very small insect. Let's deal with silk first. Now silk moth क्या है? एक छोटा सा इंसेक्ट है. It is just like butterfly. छोटा सा इंसेक्ट है, उससे हमें सिल्क मिलता है. Let us go to the history of silk. Silk first कहाँ हुआ था शुरू? सिल्क एक्सट्रैक्ट करना किसने सीखा था? सिल्क जो है सबसे पहले चाइनीज ने सीखा था सिल्क एक्सट्रैक्ट करना. तो चाइनीज वर द फर्स्ट who knew the method to extract silk from silkworm, and it is about 6,000 years old. तो सिल्क एक्सट्रैक्शन जो क्रेडिट इट गोज टू चाइनीज. तो सभी लोगों ने चाइनीज से ही सीखा है कैसे सिल्क वर्म से सिल्क को एक्सट्रैक्ट करना है. नाउ सिल्क मॉथ जो है इट लेज एग. तो जो प्रोसेस सिल्क मॉथ में से सिल्क थ्रेड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो पूरा प्रोसेस होता है, इट इज कॉल्ड सेरीकल्चर. So in sericulture, lot of silkworm are involved. तो बहुत सारा सिल्कवर्म को एक जगह रेयर करते हैं, तो इट इज कॉल्ड ए सिल्क फार्म. सिल्क फार्म में काम करने वाले लोगों को हम क्या कहते हैं? सिल्क फार्मर्स. सिल्क फार्मर्स एक बड़ा सा फार्म में सिल्क मॉथ को रेयर करते हैं या पालते हैं. सो उसमें से जितने भी फीमेल सिल्क मॉथ होता है उनको कलेक्ट कर लिया जाता है, बिकॉज female silk moth lays egg, and through egg only we can get the silk by the life cycle, which is continued from laying egg by continuing by next process. So when the female silk moth is collected, it lays about 200 to 500 eggs. So all the female silk moth collected together, they lay egg. So all the eggs are collected. So जब egg collect करते तो लगभग वो 500 eggs हो जाता है.
क्योंकि सिल्क मॉथ बहुत छोटा सा इंसेक्ट होता है तो उसके एग्स भी बहुत छोटे होते हैं। दीज एग्स आर कलेक्टेड इन ए कार्डबोर्ड बॉक्स और ए बैम्बू ट्रे। वो बैम्बू ट्रे में उसको रख दिया जाता है एंड दिस बैम्बू ट्रे इज केप्ट इन एन इंक्यूबेटर। एक इंक्यूबेटर में रख दिया जाता है टू कैरी ऑन द प्रोसेस। सो एग ले होने के बाद एग को नेक्स्ट स्टेज में जाना है तो एग नीड वार्मथ, तो दैट वार्मथ इज गिवन बाय द इंक्यूबेटर। दिस इज एन आर्टिफिशियल मेथड ऑफ गिविंग वार्मथ टू द एग। नेचुरल प्रोसेस में तो सिल्क मॉथ itself gives the warmth to the egg. So incubator में इसको रखा जाता है एग को तो give it warmth। जब warmth मिलता है तो egg hatches। एग हैच होने के बाद एग में से वर्म निकलता है बाहर एंड दैट वर्म इज अबाउट 1/4 of inch in size. The size of the worm that comes out of the egg is 1/4 inch. 1 इंच आपने देखा होगा, उसको 1/4 में डिवाइड कर लो तो कितना छोटा होगा? इट इज वेरी स्मॉल। बहुत छोटा सा एक वर्म उस एग में से निकल के आता है। These worms are then collected on a tray with mulberry leaves. एक मलबरी लीव्स बहुत सारा कलेक्ट करके रख लेते हैं और उस लीव्स के ऊपर में इस वर्म को रख देते हैं so that this worm can feed on this. तो सिल्क मॉथ एग में से जो वर्म निकला है हैच करके, इट ईट्स मलबरी लीव्स। वो मलबरी लीव्स खाकर अपने आप को ग्रो करता है, यानी कि इट ईट्स अ लॉट ऑफ मलबरी लीव्स। बहुत सारा मलबरी लीव्स खाता रहता है, खाता रहता है, खाता रहता है। So within 3 days it becomes very big in size and then forms a caterpillar. So caterpillar is very big in size. When reaching from half an inch to caterpillar, it sheds its skin 4 times. So when the caterpillar is growing, जब वो वर्म ग्रो करता है तो उसका स्किन निकलता जाता है, फिर और थोड़ा ग्रो करता है, फिर स्किन निकलता जाता है, फिर और ग्रो करता है, फिर स्किन निकलता जाता है। तो इस तरह क्या है, वो 4 टाइम्स अपना स्किन निकालता है एंड इट बिकम्स ए मैच्योर कैटरपिलर। अब वो कैटरपिलर बन गया है। सो व्हेन द इंसेक्ट वाज वेरी स्मॉल, तो वो मलबरी लीव्स बहुत ज़्यादा खाता है। 30,000 टाइम्स इट ईट्स द मलबरी लीव्स। सो इफ द वर्म वाज 1 ग्राम, अगर वो 1 ग्राम का होता है इनिशियल उसका वेट, तो वो 30,000 ग्राम का लीव्स स्वॉलो करता है, खाता रहता है, जिससे कि उसका साइज बड़ा हो जाता है। सो नाउ वी गॉट कैटरपिलर मिल गया। अब कैटरपिलर क्या करता है, कैटरपिलर के मुंह में एक छोटा सा होल होता है मुंह के अंदर नीचे से। इट सेक्रीट्स ए फिलामेंट थ्रू इट्स माउथ। एक प्रोटीन कंटेंट होता है, वो फिलामेंट को क्या करता है, अपने ऊपर रोल करता रहता है। तो कैटरपिलर जो है अपने आप को राउंड कर लेता है और जो फिलामेंट है वो अपने चारों ओर घुमाता रहता है। सो दिस फिलामेंट व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद द एयर इट बिकम्स हार्डर। जब वो माउथ से सेक्रीट करता है इट इज वेरी स्टिकी, गमी एंड स्टिकी फिलामेंट होता है, लेकिन जैसे ही वो एयर के साथ कांटेक्ट में आता है इट बिकम्स हार्ड हो जाता है। सो व्हेन इट कवर्स इटसेल्फ, वो अपने आप को कवर कर करके उसको एक कंप्लीट कवर बना देता है एंड दैट पार्ट इज कॉल्ड कोकून। सो टू गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क मॉथ वी नीड कोकून। तो अब हम आए पॉइंट के ऊपर, कोकून। अब इस कोकून से हमें सिल्क कैसे मिले? सो वी गॉट कोकून। अब हमें कोकून तो
मिल गया। जो कोकून के अंदर कैटरपिलर चेंजेस इटसेल्फ टू ग्रो इनटू ए मैच्योर एंड अडल्ट सिल्क। तो ये कोकून में बंद होने के बाद इट स्लीप्स फॉर 15 to 20 डेज। तो ये कोकून बन गया है। ये कितने दिन तक इट विल स्लीप? इट विल स्लीप फॉर 15 to 20 डेज। आफ्टर 15 to 20 डेज द कोकून ब्रेक्स एंड ए अडल्ट सिल्कवॉर्म कम्स आउट ऑफ द कोकून। लेकिन हमें क्या चाहिए? सिल्क थ्रेड चाहिए। सो वी हैव टू टेक द कोकून बिफोर इट गेट्स ब्रोकन। तो जैसे ही कैटरपिलर अपने आप को कोकून में चेंज कर देता है, so the silk farmers, what do? They collect all the cocoon and they boil it in hot water. हॉट वाटर में डाल के बॉयल कर देते हैं या फिर फ्यूमिगेट करते हैं। तो बॉयल करने से क्या होता? द ऑर्गेनिज्म इनसाइड द कोकून डाइज। उसको मारना पड़ता, तभी हमें सिल्क थ्रेड मिलेगा या सिल्क फाइबर। सो व्हेन यू बॉयल दिस कोकून इनटू हॉट वाटर, द वर्म इनसाइड द कोकून डाइज। और उसके बाद कोकून को बाहर निकाल के क्या करते? इसमें से जो फिलामेंट जो सिक्रेट करके जो अपने आप को कैटरपिलर रोल किया था, उसको धीरे धीरे फाइबर्स को निकाल के रोल करके कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। सो दिस इज द फाइबर दैट वी गेट फ्रॉम सिल्क वर्म। तो दिस फाइबर इज वेरी डेलिकेट। तो इसको क्या करते हैं? रीलिंग करते हैं एंड दिस इज कॉल्ड रीलिंग ऑफ सिल्क। इसे क्या कहते हैं? रीलिंग ऑफ सिल्क। रील में कलेक्ट कर लिए, तो अब क्या है? हमें तो मिल गया सिल्क फाइबर। अब प्रोसेस यहाँ खत्म नहीं होता। सिल्क फाइबर जो हमें कोकून से मिला है, इट इज वेरी डेलिकेट। ओके, तो इट इज वेरी हार्ड टू हैंडल। अगर इसको ज़्यादा खींचेंगे तो वो टूट जाएगा। सो बहुत सारा कोकून का थ्रेड लेके एक साथ रील करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड रॉ सिल्क। So what is raw silk? To collect many silk thread from the cocoon together is called raw silk. तो इसके बाद this silk thread is twisted. अब आपने देखा होगा धागा, जब आप कोई नीडल में थ्रेड डालते हैं तो कभी कभी थ्रेड स्प्लिट हो जाता है। स्प्लिट होने के बाद हम खींचते हैं तो हमें रोल्स दिखाई देता है धागे में। सो दैट इज डन टू मेक द थ्रेड स्ट्रॉन्ग। फाइबर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए करते हैं। तो रॉ सिल्क जो मिला है उसको भी ट्विस्ट कर करके फाइबर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। उसको ट्विस्ट करने के बाद अलग से उसको कलेक्ट करते हैं। दैट इज कॉल्ड थ्रोन सिल्क। सो होप कि आप लोगों को रॉ सिल्क और थ्रोन सिल्क के बारे में डिफरेंस पता चल गया होगा। तो रॉ सिल्क क्या है? टू कलेक्ट मेनी थ्रेड फ्रॉम द कोकून टुगेदर एंड आफ्टर ट्विस्टिंग ऑल द थ्रेड टुगेदर वी फाइनली गेट्स द सिल्क दैट इज कॉल्ड थ्रोन सिल्क। नाउ थ्रोन सिल्क इज नेक्स्ट स्टेप विच इज टेकन फॉर ब्लीचिंग एंड डाइंग। क्योंकि सिल्क हमें कई तरह का कलर्स का मिलता है। सिल्क क्लॉथ जो होता वो कहीं डिफरेंट कलर्स के होते हैं। सो कलर्स कहाँ से मिलता है सिल्क थ्रेड में? इट इज डन बाय डाइंग। जब हम सिल्क थ्रेड को डिफरेंट कलर्स में डाई करते हैं तो हमें अलग अलग कलर का रील्स मिलता है सिल्क का। अब सिल्क के बारे में तो पता चल गया आप लोगों को। सिल्क कैसे मिला है हमें, सिल्क फाइबर्स कैसे एक्सट्रैक्ट हुआ, व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग सिल्क। फर्स्ट तो वी हैव टू कलेक्ट ऑल द फीमेल सिल्क मॉथ। उसके बाद व्हेन दे ले एग वी कलेक्ट ऑल द एग्स। एग्स कलेक्ट करने के बाद उसमें से एक वर्म हैच होता, उस एग को इंक्यूबेटर में रखते हैं। इंक्यूबेटर में रखने के बाद उसमें से वर्म निकलता है। दैट वर्म फीड्स ऑन मलबरी लीव्स। मलबरी लीव्स में फीड होने के बाद इट changes its skin 4 times and become bigger and bigger. After that it secretes a filament from its mouth and covers itself. Covering itself is the next stage of caterpillar. As it covers itself, that covering is called cocoon.
This cocoon is collected and boiled in hot water. After boiling in hot water, the worm inside the cocoon dies and the thread of fiber is extracted from that cocoon. So in this way we get the silk fiber. Now silk fibers are of different types. Let us see about types of silk. There are different kinds of silk. अब silk भी कई प्रकार के होते हैं. So we get different types of silk from different species of silkworm. तो अलग अलग टाइप्स का सिल्क वर्म को जब हम रियर करेंगे उसमें से जो सिल्क मिलेगा दैट इज डिफरेंट और डिफरेंट टाइप्स. So type of silks आपको पता चल गया. There are 4 types of silk. Different types of silk we get from different types of silk. So most common silk are mulberry silk, eri, tassar and mohair. ये कॉमनली यूज्ड सिल्क है जो हम यूज करते हैं. ये तो आपको पता चल गया अब सिल्क के बारे में. लेट अस सी सम प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्क. अब सिल्क का कुछ प्रॉपर्टीज जान लेते हैं. ये तो पता है आप लोगों को सिल्क इज वेरी स्ट्रॉन्ग नेचुरल फाइबर. नेचुरल फाइबर तो है ही एंड इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड लस्ट्रस. लस्ट्रस मीन शाइनी. सिल्क जो होता है बहुत शाइनी होता है. इट इज वर्सेटाइल एंड वेरी कंफर्टेबल. सिल्क थ्रेड से आप कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी यूज. इट इज वेरी वर्सेटाइल एंड वेरी कंफर्टेबल. इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर. दीज आर द क्वालिटीज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्क. लेट अस सी सम यूजेस ऑफ सिल्क. सबसे कॉमन यूज क्या है? सिल्क इज यूज्ड टू मेक क्लोथ्स. दैट इज फाइबर टू फैब्रिक. यानी फाइबर्स हमने देख लिया फाइबर्स कैसा बनता है. उसी फाइबर्स को वोवन करके वी मेक क्लोथ दैट इज फैब्रिक. और नेक्स्ट इसके अलावा सिल्क इज यूज्ड इन मेनी प्लेसेस. बहुत सारा डिफरेंट यूजेस होता है जो हमें पता नहीं है. सिल्क जैसे ही हम सुनते हैं वी कम टू नो अबाउट द क्लोथ्स ओनली. तो सिल्क इज ऑल्सो यूज्ड इन मेडिकल ड्रेसिंग्स. मेडिकल में जो ड्रेसिंग में यूज़ होता है उसमें भी सिल्क का इस्तेमाल होता है. फिर स्वेटर मटेरियल्स में यूज़ होता है. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिशिंग फाइबर्स. फिशिंग करने के लिए बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है. उसमें कहीं कहीं पर सिल्क भी यूज़ होता है. पैराशूट आप सब जानते होंगे. पैराशूट्स बनाने में सिल्क बहुत यूज़ होता है. एंड कंफर्ट लाइनिंग. कंफर्ट लाइनिंग यानी कि जो फिलिंग्स होता है पिलोज का या बेड का फिलिंग्स जो होता है उसमें सिल्क डाला जाता है जिससे कि वो बहुत कंफर्टेबल सॉफ्ट हो जाता है. तो दीज आर द यूजेस ऑफ सिल्क. सिल्क यूज हो गया. अब सेरीकल्चर करते समय फार्मर्स दे गो थ्रू मेनी डिजीज ऑल्सो. सो लेट अस सी अबाउट द हेल्थ हजार्ड्स ऑफ rearing of silk or sericulture. They suffer from a respiratory disease. जो farmers silk farm में काम करते हैं when they take the cocoon and boil in hot water. जब cocoon boil होता रहता है तो एक smell vapors बन के निकलता है. Okay, that vapor is inhaled by the farmers, silk farmers. So when they inhale it, they suffer from lot of respiratory disease like asthma, bronchitis. इसके अलावा when they dip the cocoon into hot water, they use their hand. जो हाथ गर्म पानी में कोकून के साथ डालते हैं तो they get infected by that water. So they suffer from skin disease like scabies. These are the health hazards. ऐसे नहीं है कि बहुत आसानी से भी can rear silk. तो they have to go through lot of problems also. इस सारा problems को face करके at the end we get beautiful, strong, natural fiber that is called silk. So बच्चों आप लोगों ने सिल्क के बारे में बहुत सारा चीज़ जान ली है. सिल्क इज़ अ नेचुरल फाइबर. सो चैप्टर की शुरुआत में मैंने आप लोगों को बताया था कि टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द
fibers that we get from animals, silk and wool. So let us continue with wool. Let us start with wool now. Wool is also a natural fiber. So wool जो है सिल्क की तरह ही एक नेचुरल फाइबर है and we get it from animals. Wool we get from sheep and goat. Sheep और goat से क्या है? The fur and hair of sheep and goat जो होता है उसमें से we produce wool or wool fiber. So the hair of other mammals such as alpaca, camel, yak also is called wool. तो other animals का जो hair या fur होता है उससे भी जो हम fibers निकालते हैं it is also called wool. So wool extract करने के लिए we need to extract that we need to rear or breed that animal. So let us see about sheep first. तो sheep से अगर हमें वूल निकालना है तो वी हैव टू ब्रीड शीप और वी हैव टू रियर शीप. तो शीप फार्मिंग होता है, बहुत सारा शीप एरिया में कलेक्ट होकर रखते हैं, वहाँ पे शीप को पालते हैं, दे कैन प्रोवाइड देम फूड एंड दे रियर देम. सो व्हेन द फर ऑफ द शीप ग्रोज वेरी बिग, वो फर को क्या करते हैं, निकाल लेते हैं एंड उसमें से वी गेट वूल. सो लेट अस स्टार्ट विथ शीप ब्रीडिंग. Sheep breeding क्या है? The quality and quantity of wool depends upon the quality of the sheep. जो जब sheep breeding करते हैं तो farmers they collect very good quality of hair producing या fur producing sheep. जो sheep का fur बहुत अच्छा होता है उसी को breeding कराते हैं. तो उससे क्या है, जो quality और quantity जो मिलता है वो use होता है wool fiber extract करने में. तो some sheep have fine hairs, some sheep have coarse hair. So these are the different types of hairs of sheep. इसीलिए sheep को breed करते हैं quality के हिसाब से. Some breed have fine hair, very soft and fine hairs होता है कुछ sheep में थोड़ा hard and curly hairs होता है. उसके बाद the select करते हैं sheep को, that is called selective breeding. ब्रीडिंग के लिए जो sheep को कलेक्ट किया जाता है that is called selective breeding. सेलेक्टिव ब्रीडिंग में क्या होता, उसके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, they get very good quality of fur. Now let us see the processing of wool. वूल को वूल में से शीप का फर से वूल फाइबर एक्सट्रैक्ट करने में क्या क्या प्रोसेस होता है. द प्रोसेसिंग ऑफ वूल इन्वॉल्व्स 4 स्टेप, दैट इज shearing, scouring, sorting and yarn. These are the 4 steps that is involved in the process of wool. सबसे पहले let us see about the shearing. Shearing is done manually using a pair of scissors, or it can be done by using electrical driven shears. Shearing का मतलब क्या होता है, जैसे कभी आप पूरा हेयर को क्लियर कर देते हैं या मुंडन होता है जिन बच्चों का, उसमें क्या होता है पूरा का पूरा हेयर निकल जाता है, दैट इज कॉल्ड शेयरिंग. वही होता है, वही शीप में भी करते हैं. तो इट कैन बी डन मैनुअली बाय यूजिंग ए पेयर ऑफ सीजर से भी कट कर सकते हैं. नाउ इट इज फार्मर्स यूज इलेक्ट्रिकली ड्रिवन शेयर्स. उससे क्या होता है, इजीली हेयर फर ऑफ द शीप इज रिमूव्ड. रिमूव जब करते हैं फर, it is removed along with the dead skin over the sheep. sheep के अपर लेयर में, आउटर मोस्ट लेयर में फर के साथ जो डेड स्किन होता है वो भी फर के साथ निकल आता है. sheep feels very relaxed
व्हेन द फर इज रिमूव्ड, जब उसकी बॉडी में से पूरा फर निकाल दिया जाता है, वो बहुत लाइट एंड वेरी, वो बहुत फ्री महसूस करता है, उसको बहुत अच्छा लगता है। तो उसके लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है, क्योंकि बोथ आर गेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम ईच अदर, दोनों को प्रॉफिट मिल रहा है, शीप को आराम मिल रहा है और वूल से हमें फाइबर्स मिल रहे हैं। व्हेन द फर इज रिमूव्ड, एक बड़ा सा एरिया में फर को कलेक्ट कर लिया जाता है। द वूल कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम लाइव शीप और डेड शीप। तो अगर कोई शीप मर गया है तो उसका बॉडी का भी वूल या फर निकाल लिया जाता है। सो द वूल दैट वी गेट फ्रॉम लाइव जिंदा शीप से जो फर निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लिप्ड वूल, एंड द वूल दैट वी गेट फ्रॉम अ डेड शीप इज कॉल्ड पुल्ड वूल। सो ये हो गया एक लाइव शीप और एक डेड शीप से अगर वूल निकालते हैं, इट इज कॉल्ड क्लिप्ड एंड पुल्ड। अब शेयरिंग हो गया है, फर्स्ट प्रोसेस इज फिनिश्ड। शेयरिंग के बाद वी हैव टू स्कोर, यानी कि स्कोरिंग। स्कोरिंग में क्या होता है, द शेड स्किन विथ हेयर इज थरोली वॉश्ड। जब हेयर निकल लिए, हेयर को क्या करना है, वॉश करना है, साफ करना है। सो वॉश करने के लिए क्या करेंगे फार्मर्स, दे टेक अ वेरी बिग टैंक एंड पुट ऑल द फर इनसाइड द टैंक एंड वॉश इट एंड रिमूव ऑल द डर्ट, डस्ट एंड ग्रीस फ्रॉम द फर। वो फर में से सारा डस्ट निकालते हैं, थोड़ा ग्रीस निकालते हैं, गंदगी सारा साफ कर लेते हैं। ओके, सो इसको क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्कोरिंग। नाउ इट इज स्कोरिंग इज डन बाय मशीन्स। पहले तो मैनुअली किया जाता था, अब बड़े बड़े मशीन्स में किया जाता है। शेयरिंग हो गया, स्कोरिंग हो गया, नेक्स्ट इज सॉर्टिंग। स्कोरिंग के बाद वूल, फर जो है वो साफ हो जाता है। साफ होने के बाद उसको सॉर्टिंग किया जाता है, यानी कि सेपरेशन। सेपरेशन व्हाट, सभी तो फर है, सेपरेट क्या करना है, उसमें से टेक्सचर के हिसाब से फर को सेपरेट किया जाता है। द हेयर ऑफ द स्किन इज सेंट टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड। अलग अलग टेक्सचर का हेयर जो होता है उसको सेपरेट कर लिया जाता है। सम आर फ्लफी फाइबर, सम आर बर्ड और पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर। कुछ कुछ कर्ल्ड रहता, कुछ थिन रहता, कुछ स्ट्रेट रहता, तो वो सारा हेयर्स को सेपरेट कर लिया जाता है। दिस सेपरेशन ऑफ fur is called sorting. Shearing, scouring and sorting. Sorting हो गया। Now the इसके बाद सेपरेट हुआ वाला जो फाइबर्स हमें मिला है या जो हेयर्स हमें मिला है, that is collected separately and yarn into thread. वुलन थ्रेड में yarn कर लिया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है। These are the 4 steps involved in the process of wool. अब जैसे सिल्क में आपने देखा था हेल्थ हैजार्ड, उसी तरह यहाँ पर भी in the process of rearing wool fiber there is also health hazard, यानी कि कुछ प्रॉब्लम से यहाँ पर भी फार्मर्स को गुजरना पड़ता है। जैसे कि जब वॉश किया जाता है फर को, तो फर के साथ में शीप के स्किन का जो डेड स्किन साथ में आता है। जो डेड स्किन होता है शीप का, उसमें एक बैक्टीरिया होता है, दैट इज कॉल्ड एंथ्रेक्स। दैट बैक्टीरिया इज कलेक्टेड अलोंग विद द फर। और तो फार्मर्स जो है जब इसको साफ करते हैं, टैंक में क्लीन करते हैं, तो दैट दे गेट कॉन्टैक्ट विद द बैक्टीरिया कॉल्ड एंथ्रेक्स। ये बैक्टीरिया से वो कॉन्टैक्ट में आते हैं, जिससे कि दे सफर फ्रॉम अ डिजीज कॉल्ड सॉर्टर्स डिजीज।
बैक्टीरिया जो है शीप के स्किन में रहता है, और जब शेयरिंग होता है तो वो डेड स्किन साथ में आ जाता है, वो उसी के साथ में चला आता है, तो जिससे कि फार्मर्स सफर करते हैं। दिस डिजीज इज कॉल्ड सॉर्टर्स डिजीज एंड इज affected, the farmers are affected by the bacteria called anthrax. इसके बाद हम यार्न कर लिए, यार्न में कलेक्ट कर लिए, तो वी गॉट द वूल फाइबर। अब हमें वूल मिल गया है, तो वूल कलेक्ट हो गया है एक जगह, तो दिस वाज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग वूल फाइबर फ्रॉम फर ऑफ द शीप। सो बच्चों, होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमें वूल कैसे मिला है। सो वूल, टू एक्सट्रैक्ट वूल फाइबर फ्रॉम द फर ऑफ द शीप देयर आर 4 steps: shearing, removal of fur; scouring, washing the fur with water to remove the dirt; sorting, यानी कि separating different types of fur या hair, and then collecting and producing yarn. तो yarn यानी कि wool fiber is collected. So this was the process of wool. Now let us see the quality of wool. Quality of wool depend upon the quality of the sheep or fur of the animal. The thinner the fiber, the better is the wool. जितना thin होगा fiber, wool fiber, उतना wool का quality अच्छा होगा। और the wool of superior quality is more crimpy यानी curly than the inferior quality. अच्छा क्वालिटी का जो वूल होता है वो बहुत कर्ली होता है, और जितना स्ट्रेट होगा वूल वो उसका क्वालिटी उतना लो रहेगा। तो फाइन वूल हैज ए शॉर्टर फाइबर लेंथ, और जो फाइन वूल्स होता है उसका लेंथ बहुत छोटा होता है। दीज आर द क्वालिटीज ऑफ वूल, यानी कि जब हम वूल लेते हैं या वूलन क्लॉथ लेते हैं तो वी हैव टू कीप इन माइंड दीज 3 प्रॉपर्टीज ऑफ वूल। यानी कि क्वालिटी कैसे पता चलता है वूल का? वूल छोटा होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए तो क्वालिटी अच्छा होगा, कर्ली होना चाहिए तब उसका क्वालिटी अच्छा होगा। ओके, नाउ यूजेस ऑफ वूल। सभी को पता है वूल का क्या यूज है। वूलन क्लॉथ हम क्यों पहनते हैं, कब पहनते हैं? वूलन क्लॉथ हम तब पहनते हैं जब हमें ठंड लगती है, यानी कि वूलन क्लॉथ दे प्रोवाइड अस वार्मथ। तो यही फर वूलन वूल जहाँ से जिस फर से निकला है वो फर भी उस एनिमल को वार्मथ पहुँचाता है। सो सेम प्रोसेस कर रहा है वो फाइबर बनाने के बाद में। सो दिस फाइबर दे प्रोवाइड अस वार्मथ। सो इसके बाद और फाइबर तो बन गया या फैब्रिक यानी कि वूलन क्लॉथ। सो हियर आल्सो वी गॉट फाइबर टू फैब्रिक, फाइबर्स मिला उससे क्लॉथ बना, वी रीच्ड फैब्रिक, दैट इज वूलन क्लॉथ, इट इज कॉल्ड वूलन क्लॉथ। अदर देन दैट, क्लॉथ के अलावा वूल्स आर आल्सो यूज्ड इन मेकिंग कारपेट। कारपेटिंग, जो कारपेट बनता है घर पे हम कारपेट लगाते हैं उसमें भी वूल का यूज होता है, और फेल्ट में यूज होता है। वूल इज ऑल्सो ए वेरी गुड नॉइज अब्जॉर्बर। वूल जो होता है साउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इट इज ऑल्सो यूज्ड इन लाउड स्पीकर्स और बड़ा बड़ा जो डेक होता है जिसमें साउंड आता है बहुत तेज़ी से, वहाँ भी वूल फेल्ट यूज होता है। वूल फेल्ट बनाकर वो स्पीकर में डालते हैं जिससे कि साउंड बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाए, लोग यूज़ करते हैं इसमें। इट इज़ ए वेरी गुड साउंड नॉइज एब्जॉर्बर। नाउ द लेट सी द प्रॉपर्टीज ऑफ वूल। इतना वूल के बारे में हमें इतनी सारी जानकारी मिल गई है, तो आप लोगों सबको पता है वूल क्या है। इट इज़ ए नेचुरल फाइबर एंड एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर। सिल्क ऑल्सो एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर, इसी तरह वूल ऑल्सो एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर। इट डज नॉट बर्न ऑन अ फ्लेम। जब हम वूल को जलाते हैं इट डज नॉट बर्न्स, वो बर्न नहीं होता है, बट इट इंस्टेड ऑफ दैट इट स्मोल्डर्स। वो क्या होता है, वो सिकुड़ के एक ब्लैक स्पॉट की तरह कलेक्ट हो जाता है। इट लीव्स ए ब्रिटल ब्लैक बियर्ड व्हेन बर्न। जलने के बाद एक ब्लैक पार्ट मिल जाता है हमें, एक ब्रिटल ब्लैक बियर्ड का तरह एक पार्ट मिलता है, बस वो पूरा अच्छे से बर्न नहीं हो पाता है। इट इज़ वेरी लाइट एंड वर्सेटाइल। वूल जो होता है बहुत हल्का होता है। वूल डज नॉट रिंकल्स। वूलन क्लॉथ को आप कभी प्रेस नहीं करते पहनने से पहले, क्योंकि उसमें रिंकल्स होता ही नहीं है। कैसे भी फोल्ड करके रखो वो वैसा का वैसा ही रहता है।
एंड इट इज रेसिस्टेंट टू डर्ट, वेयर एंड टेयर। आसानी से फटता नहीं है और जल्दी गंदा नहीं होता। वुलन क्लोथ को जल्दी धोया नहीं जाता क्योंकि उसमें डर्ट रुकता नहीं है और वो कभी फटता नहीं है। So these are the properties of wool. So hope student you understood how we get fibers from silk, moth and sheep. तो ये था हमारा process of getting fiber to fabric. Thank you.